चल हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने वर्डप्रेस आप सबने खत्म, जो लास्ट हमने कवर्ड किया था वो क्लियर था। जो हमने ई कॉमर्स के अंदर कार्ट वगैरह फ्लो ये सारी चीजें देखी थी, क्लियर थी। हो जाएगा सारा कुछ जब। हाँ, ठीक है ना। आज हमने स्टार्ट करनी है एसईओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर हमने एसईओ स्टार्ट करनी है। तो एसईओ स्टार्ट करनी है हमने, एसईओ। समझते हैं एसईओ क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है एसईओ क्या होती है? व्हाट इज एसईओ? मैंने मतलब नहीं पूछा उसका, मैंने पूछा एसक्यू क्या होती है, मैंने ये पूछा। किसी को रैंकिंग दिलवाना। और जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। व्हाट इज एसक्यू? हाँ, साइलेंट कर लो इसको। किसी भी कंटेंट को रैंक करना, वेरी गुड, एक पॉइंट आपने अच्छा बताया है। इसके अलावा व्हाट इज एसईओ? फर्स्ट राइट रूम। फर्स्ट राइट रूम। एसईओ, आप बताएं क्या होती है एसईओ? है, फुल फॉर्म क्या होती है एसईओ? सर्च इंजन आगे। ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। आप बताओ क्या होती है एसईओ? वेबसाइट को रैंक करने के लिए टॉप पे लेके आने के लिए। किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, किसी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए हम एसईओ करते हैं। एसईओ का काम होता है किसी भी वेबसाइट को टॉप पे लाना। एसईओ का करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी वेबसाइट को टॉप पे लाना तो एसईओ करो। एसईओ करने का मेन मकसद, मेन मोटिव ये होता है कि सिंपल, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये होती है, लाइक टू इम्प्रूव योर कंटेंट। अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो इन सच अ वेज, इन इन तरीकों से कि डैट में इट इंडेक्स इन एनी सर्च इंजन। ठीक है। सिंपल इसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं कि टू इम्प्रूव योर कंटेंट इन सच वेज दैट इट मे इंडेक्स इन एनी सर्च इंजन। समझ आइए इस बात की? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स, INDEX, क्या मतलब होता है इंडेक्स का? हाँ। शामिल करना ना, शामिल होना। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? शामिल। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि टू टू इम्प्रूव योर कंटेंट इन सच वे दैट इट मे इंडेक्स इन एनी सर्च इंजन। कि अपने कंटेंट को हमने इस तरह बेहतर करना होता है कि वो आपके किसी भी सर्च इंजन में शामिल हो सके। जब तक आपका कंटेंट आपके सर्च इंजन में शामिल नहीं होगा, उसके बॉट उसको नहीं क्रॉल करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो हमारा एसईओ का मेन मकसद क्या होता है कि अपने कंटेंट को इस तरह बेहतर करना होता है कि वो आपके किसी भी सर्च इंजन में शामिल हो और आपकी गूगल उसको रैंक करवा रहा हो। समझ आ रही है ना कि नहीं आई? इस डेफिनेशन को लिख लें आप। ये सारी चीज मुझे लिखते हुए नजर आए आप लोग। टू इम्प्रूव योर कंटेंट इन सच वेज दैट मे इट इंडेक्स इन एनी सर्च इंजन। In such ways that it may index in any search engine. Index in any search engine. To improve your content in such way that it may index in any search engine. क्लियर हो गया लाइन लिखने से कि अपने कंटेंट को हम इस तरह बेहतर करते हैं कि वो आपके किसी भी सर्च इंजन में शामिल हो। जब सर्च इंजन में शामिल होगा तो वो ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। और सर्च इंजन में शामिल का कैसे होता है कि आप अगर गूगल में उसको रैंक करना चाहते हो तो आप गूगल की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने कंटेंट को बेहतर करोगे। समझ आ रही है? मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करोगे तो आप रैंक करोगे ना। उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके टाइटल में आपका प्राइमरी कीवर्ड हो, आप टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड लगाओगे तो आप शामिल हो रहे हो। अगर नहीं लगा रहे तो उसका कुछ भी नहीं होना। ठीक है। तो क्या हुआ कि अपने कंटेंट को इस तरह बेहतर करना है कि वो आपके किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स हो, मतलब शामिल हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हमारे पास एसईओ की तीन टाइप्स होती हैं। एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं? तीन तरह की टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर पहली टाइप हमारे पास होती है टेक्निकल एसईओ। पहली टाइप कौन सी होती है?
टेक्निकल एसईओ। दूसरी हमारे पास होती है ऑन पेज एसईओ। तीसरी हमारे पास होती है ऑफ पेज एसईओ। पहली कौन सी होती है? टेक्निकल एसईओ। दूसरी हमारे पास ऑन पेज एसईओ। और तीसरी हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। डेफिनेशन का पता लग गया कि नहीं? हाँ, हाँ, नहीं, इसको हम करते हैं। साइलेंट कर लें इसको। 3 बताई मैंने, पहली कौन सी? सुन ले। दूसरी? ठीक है। टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। क्लियर है यहाँ तक? ये तीन हमारे पास मेजर टाइप्स यूज होती हैं एसईओ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अगर आपने एसईओ करनी है तो उसके लिए आपको ये टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी एसईओ मीट होती है। और क्या होता है कि आप, क्लियर है? टाइप ऑफ एसईओ कौन कौन सी है हमारे पास? टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ क्या होती है? बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ वर्बली सारी चीजें बताऊंगा, आपने उन्हीं चीजों को समझना है। फर्दर आगे जो प्रैक्टिकल चीजें होंगी वो क्लासेस में करेंगे। टेक्निकल एसईओ बेसिकली आपकी जो कस्टम वेबसाइट्स बनती है, ये यूजेज उनके लिए ज्यादातर होता है। कस्टम वेबसाइट्स क्या होती हैं? जो आपकी वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बनती है, लैंग्वेजेस के थ्रू बनती है। मतलब जैसे हमने वेबसाइट बनाई, हमने सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जैम के ऊपर, हमने थीम इंस्टॉल किया, थीम के ऊपर हमें सारी ऑप्शन मिल गई। हमें कोई कोड तो नहीं बनाना पड़ा वेबसाइट के लिए। हाँ, कुछ हमने कोड, जैसे फॉर्म बनाया तो उसमें कोड लगाया। फिर हमने स्लाइडर के लिए स्लाइडर पहले बनाया और कोड कॉपी किया बस। स्लाइडर के लिए कोड जनरेट तो नहीं करना पड़ा ना। वो हमने स्लाइडर की सारी सेटिंग की, उसने हमें कह दिया कोड जाके लगा दो, बस कोड उसने खुद ही बना दिया, आपने तो नहीं बनाया। फिर हमें, जब हमने थीम टेम्पलेट इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर हमें BR का कोड दे रहा था कि ब्रेक करनी है किसी लाइन को, वो कोड दे रहा था। फिर हमें मल्टीपल कोड, जैसे हमने लास्ट में थीम टेम्पलेट इंस्टॉल किया था ई कॉमर्स का, जिसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई थी। तो अगर आपने फीचर प्रोडक्ट 4 दिखानी है, 8 दिखानी है, उसका कोड था। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो ये क्या होता है कि सारी चीजें कस्टमाइजेशन अगर कस्टम होगी तो ये सारी चीजें आप खुद से बनाते हो। कोई भी आपने कोड बना, आप कोई भी चीज आपको चाहिए, आप उसे कोड क्लास बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हो। उसमें टेम्पलेट या थीम नहीं होते। तो टेक्निकल एसईओ मेजरली आपकी जो यूजेज होती है वो आपकी कस्टम वेबसाइट्स के लिए होती है, जिसके अंदर आप नॉर्मली सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हो। तो टेक्निकल एसईओ में मेजरली हमारे पास जो चीजें यूज की जाती हैं, वो सबसे पहले आपके पास आता है साइट मैप। साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? साइट क्या होती है? हम्म जगह। साइट क्या होती है? और मैप मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नक्शा। इस नक्शा, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। अगर कोई इसको, अगर आप में से कोई किसी को इस चीज का आइडिया है। ये कौन है? इसको बनाना। तो पता नहीं क्लास हो रही है, आप फोन सुन रहे हो क्लास के दौरान? क्लास में हो? रिसेप्शन में बैठो। रिसेप्शन में बैठो।
साइट मैप आपकी वेबसाइट का जो, या आपकी जो वेबसाइट है उसका नक्शा कह सकते हैं हम मैप को। या इसको आप अगर एसईओ की लैंग्वेज में बात की जाए तो इसको यूआई यूएक्स भी कहा जाता है। समझते हैं इसको यूआई यूएक्स क्या होता है? यूआई होता है यूजर इंटरफेस और यूएस यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने डिजाइनिंग की, डिजाइनिंग के अंदर अभी आप जो नॉर्मल डिजाइनिंग कर रहे हो ये आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सिंपल डिजाइनिंग, आप लोगो वगैरह डिजाइन कर रहे हो। लेकिन एक डिजाइनर है जो एक स्पेशल नीश के ऊपर काम करता है, वो यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है। वो आपकी वेबसाइट के डिजाइन बनाता है, आपकी वेबसाइट का लेआउट बना के आपको दे देगा और आप उसके ऊपर कस्टम चीजें अप्लाई करके उसको फंक्शनैलिटी उसके अंदर लाते हो। लाइक उसने डिजाइन बना दिया, एक बटन लगा दिया, आप पीछे कोड लगा के उस बटन के ऊपर सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो। समझ आ रही? तो हम क्या करते हैं कि टेक्निकल ऐसे में अपने साइड मैप को फाइनल करते हैं कि हमने अपना साइड मैप कैसा बनाना है। कस्टम है ना, अभी हमने जो टेम्पलेट इंस्टॉल किया था उसके अंदर सारा बना हुआ था खुद से, हेडर भी बना, फुटर भी बना, प्रोडक्ट भी लिस्ट हुई, ये सब कुछ था, हमें खुद से बनाना नहीं पड़ा। लेकिन जो साइट, जो आपके पास टेक्निकल ऐसी होती है साइड मैप, वो आपको यूआई यूएक्स करवा के उसके बाद उसके ऊपर कोडिंग करके सारी फंक्शनैलिटी को रन करना पड़ता है। क्लियर है? समझ आ गई है? फिर आपके पास आ जाता है एक्सएमएल साइड मैप। एक्सएमएल साइड मैप, ये भी सिमिलर टू साइड मैप ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है कि आप जो साइड मैप बनाते हो अपनी वेबसाइट का, आप उसके अंदर ये चीजें देख रहे होते हो कि वो सारी फंक्शनैलिटी वैसे काम भी कर रही है कि नहीं। फंक्शनैलिटी का मतलब कि मैंने एक साइड मैप बनाया पूरा, और मैंने उसको अपनी लाइव वेबसाइट पे कोड करके उसमें सारी चीजें प्लग करके इम्प्लीमेंट कर दिया। अब एक यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। अब इस चीज को समझना आपने, मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली, मैं कहता हूँ वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, वेबसाइट बंद होगी। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद आपने एक्सएमएल साइट मैप के अंदर ये चीज देखनी होती है कि आपकी जो आपने साइट मैप बनाया है वो आपके यूजर को उस तरह दिख भी रहा है कि नहीं। मतलब कि पहले हेडर आ रहा है, फिर आपके पास ये चीज आ रही है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो चीजें सारी आपको शो हो रही है। ये ना हो कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो पहले फुटर लोड हो रहा है, फिर हेडर लोड हो रहा है, फिर कुछ पता नहीं ये वाली वीडियो पहले शो हो जाए, ये टेक्स्ट शो हो जाए। एक प्रॉपर आपका एक्सएमएल साइड मैप होता है कि पहले हेडर शो हो, फिर आपका ये आपका जो हेडर सेक्शन, ये स्लाइडर सेक्शन है ये शो हो, फिर मेन सेक्शन शो हो, फिर फर्दर नीचे सारे सेक्शन शो होते जाएं। मतलब एक ऊपर से नीचे आपकी सारी प्रेजेंटेशन, और नीचे से ऊपर नहीं होती। क्लियर है? तो ये चीज आप किस तरह करते हो एक्सएमएल साइड मैप, ये सारी आपकी टेक्निकल एसईओ जो होती है, मेजरली ज्यादा आपकी यूजेज होती है, ये दोनों पार्ट आपकी यूजर होते हैं कस्टम वेबसाइट के लिए। थर्ड आप चीज करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आप नॉर्मल अपनी वेबसाइट के ऊपर भी करोगे, जो आप वर्डप्रेस पे बनाओगे, वो होती है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बेहतर करना ना। तो आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना होता है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में आप अपनी वेबसाइट की चीज को, स्पीड को बेहतर करते हो। अब स्पीड को बेहतर कैसे कर सकते हो? मैंने आपको एक दो चीजें बताई भी थी बीच में, जब हम वेबसाइट बना रहे थे, हाँ, जब पेज बना रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एक पेज बना रहे हो और आपने उसके अंदर वीडियो लगानी है, तो आप वहां पे पूरी वीडियो अपलोड नहीं करोगे, क्योंकि एक यूजर जब आपके पेज पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं दानकाश के पेज पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वीडियो में दोबारा रीलोड करते हैं तो मेरे पास वीडियो फौरी शो हो जाएगी। फौरी क्यों शो होगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो का लिंक लगाया हुआ है और वो यूट्यूब से उठा के यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसको प्ले करूंगा तो वेबसाइट पे प्ले नहीं होगी, यूट्यूब पे प्ले हो रही है, ये देख रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वो मेरे यूजर को आके लोड करने में टाइम ले जाएगी। समझ आ रही है? वो लोड होगी, पहले बफरिंग होगी, फिर जाके वो चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम अपनी जो वीडियोस होती हैं, जो आइकन्स होते हैं, जो इमेजेस होती हैं, उनकी कंप्रेस करके उनको यूज करते हैं ताकि वो टाइम ना ले लोड होने में। आपकी जो वेबसाइट का टाइम है वो आपका कम टाइम में आपके यूजर को वो आपका पेज शो होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी लैंड करवाना चाहते हो अपनी ऑडियंस। ठीक है, तो मेजर उसके अंदर क्या पार्ट होता है? आपकी वीडियोस की जगह लिंक्स लग जाते हैं, आपकी इमेजेस की जगह इमेज कंप्रेस करके लगा लेते हो, जो एमबीस में उनको केबीस में करके लगा लेते हो। और इसके अलावा आइकन्स वगैरह अगर आपने लगाए हुए तो आइकन्स कम से कम यूज करते हो। फिर इसके अंदर हमारे पास प्लगइन्स भी यूज हो जाते हैं। नाइट्रोपैक का प्लगइन यूज होता है आपका स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो आपकी पेज की हर पेज की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर देता है, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। पेड है वो भी, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने उसको यूज करना हो। ठीक है,
लेकिन अगर आप अपनी ये जो चीजें हैं, हाँ एक चीज और होती है कि आप अपनी जो होस्टिंग है, वो स्टोरेज अगर ज्यादा होगी उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी टेक्निकली आपकी स्पीड को बेहतर करेगा। होस्टिंग पता है ना क्या होती है? क्या होती है? जिसमें आपकी वेबसाइट की डेटाबेस पड़ी हुई है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें। हाँ, अगर एक मेरा मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, 8 GB फोन है, उसके अंदर मेरी मेमोरी फुल हो जाती है, आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, स्टक होने लग जाता है। अगर मैं उसको खाली कर लेता हूँ तो दोबारा नॉर्मल हो जाता है ना। इसी तरह जब आप एक होस्टिंग ले रहे हो, आपके पास होस्टिंग 5 GB है फॉर एग्जाम्पल, आप उससे वेबसाइट बना रहे हो, आपकी 5 GB से 4.5 GB फुल होगी, तो आपका भी सर्वर स्लो होगा और आपकी भी यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट जो है वो स्लो लोड होगी। समझ आ रही है ना? तो आप क्या करते हो कि आप स्टोरेज थोड़ी ज्यादा लेते हो, ताकि आपकी जो स्टोरेज वेबसाइट की है उससे थोड़ी ज्यादा हो, ताकि आपकी जो स्पीड होगी वेबसाइट की वो बेहतर रहे, आपके यूजर को सही चीजें आपकी शो हो रही है वेबसाइट। क्लियर है? फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है क्रॉलिंग। टेक्निकल एसईओ के अंदर क्रॉलिंग क्या होता है? CRAW होता है ना क्रॉल करना, क्रॉलिंग, हाँ। क्रॉलिंग क्या होता है? बेबी क्रॉल नहीं करता? क्या करते हैं क्रॉल क्रॉलिंग? हाँ। अच्छा, अगर क्रॉलिंग को हम सिंपल एसईओ के अंदर देखें, तो एसईओ के अंदर हमारे पास क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि आपका यूजर जब आपके किसी पेज पे आ रहा है, तो आपके पेज के ऊपर जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सब सही तरह वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब कि क्रॉलिंग को आप स्क्रॉलिंग कह सकते हैं। स्क्रॉल कर रहा है, किसी चीज पे क्लिक कर रहा है, किसी लिंक पे क्लिक कर रहा है, आपने कोई लिंक लगाया हुआ, उसके पीछे वो लिंक पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बटन सेटिए बटन थे ना, उसके पीछे आपने कोई लिंक लगाया तो उस पर क्लिक करके वो उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें आपकी क्रॉलिंग के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं कि हमने लिंक्स जो लगाए हुए हैं, जो बटन्स लगाए हुए हैं, जो यूट्यूब के लिंक्स लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें पे क्लिक करने पे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं। समझ आ रही? तो ये दो लास्ट वाली चीजें आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो कि आप टेम्पलेट बेस्ड बनाते हो उस पर कर सकते हो, लेकिन एक्सएमएल साइड में और साइड में जो है ये आपके पास कोडिंग या कस्टम बेस्ड वेबसाइट के ऊपर अप्लाई की जाती है। क्लियर होगी चारों चीजें? टेक्निकल रेशियो में हमारे पास ये चार चीजें होती हैं जो कि हम नॉर्मली यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ये चारों ही हमारे कस्टम वेबसाइट पे यूज है। मैंने भी बताया कि नीचे वाली दोनों आप कर सकते हैं। बाबर कौन है ये? बाबर हुसैन जो, बाबर मैं आपको मीटिंग से निकाल रहा हूँ। कौन है ये? फिजिकल का था ये? मेरी आवाज आ रही है आपको? खुद ही दफा हो गई। ये दोनों चीजें आपकी ज्यादातर मैक्सिमम यूजेज इसका आपका अभी के लिए जो आपने जो सीखा वो ये आपका यूजेज नहीं है, ये कस्टम वेबसाइट के लिए होगा। ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। इसका प्लगइन आपको मिल जाएगा नाइट्रो पैक, जैसे मैंने आपको बताया स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हो। क्रॉलिंग आप देख सकते हो कि मैंने जो बटन लगाए हुए, जो लिंक्स लगाए, बटन तो आप भी बनाते हो ना, लिंक लगाते हो उसके ऊपर, तो वो सारे सही वर्क करे कि नहीं करे, तो ये दोनों चीजें आप पे भी इंप्लीमेंट होती हैं। साइट मैप आपकी वेबसाइट का मैप होता है। जैसे ये मैंने साइट ओपन की है ना, इसका मैप हेडर कैसे है, बाकी हमारे पास ये मेन बॉडी कैसा दिख रहा है, इसका फुटर कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें आप उसके ऊपर सेटअप करते हो। यहाँ तक क्लियर है ना? फिर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। हाँ, अगर दोनों का मैं सिंपल आपको मतलब बता दूं ऑन पेज एसईओ का, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सिंपल आप इसको इस तरह समझ लें कि ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि ऑन योर कंटेंट, कि जो चीजें हम अपने कंटेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। ऑफ पेज एसईओ वो होती है आउटसाइड ऑफ योर कंटेंट, अपने कंटेंट के ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं करनी, वेबसाइट से हट के आपने काम करना है, वो ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होगा? ऑन योर कंटेंट, और इसका मतलब आउटसाइड ऑफ योर कंटेंट। ये दोनों चीजें आपके कंटेंट में नहीं आती। ये वाला आपके कंटेंट के ऊपर आप काम करोगे, और इसके अंदर आप क्या करोगे कि अपने कंटेंट से हट के काम करो। ठीक है? मतलब कि ऑन पेज एसईओ जब आपने करनी है तो आपने उसके अंदर अपने कंटेंट जो वेबसाइट के ऊपर दिए सारा काम वो होता है। ऑफ पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट पे काम नहीं होता, फिर ऑफ पेज आपके कंटेंट से हट के जो काम हो रहे होंगे वो सारा ऑफ पेज के अंदर हो रहा होगा। क्लियर है? ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारे पास
जो सबसे पहला काम होता है वो आपके पास आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहला काम क्या आएगा? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? कंटेंट का मतलब कि आपने जो वेबसाइट के अंदर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेहतर करना। तो अपने कंटेंट को ऑन पेज एसईओ के अंदर सबसे पहला टास्क आता है कि आपने अपने कंटेंट को बेहतर करना है। अब बेहतर कैसे किया जाता है? इसके अंदर आपके कंटेंट के अंदर दो चीजें मेजर होंगी। सबसे पहली जो होगी वो आपके पास, आप कह लें कि आपके कंटेंट की जो आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी और आपके कंटेंट की विजिबिलिटी। ठीक है? आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी और आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी, दोनों चीजों पे आपने काम करना है। रीडेबिलिटी क्या होती है? कि आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। कंटेंट के अंदर जो आप बात, जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो वो टू द पॉइंट हो, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके कंटेंट के अंदर जो ग्रामर यूज की होगी वो ऐसी वर्डिंग हो कि हर बंदे को अंडरस्टैंड कर रही हो। आपने हाईली उसके अंदर, कंटेंट के अंदर इंग्लिश ऐसी मेंशन नहीं करनी कि आम यूजर को पढ़ने में या समझने में इजी ना हो। रीडेबिलिटी आपके पास एक तो टू द पॉइंट होगी। आप सिंपल लिख लें यहाँ पे टू द पॉइंट, और ग्रामर इसके अंदर आप यूज करोगे जो कि आपके हर यूजर को अंडरस्टैंड कर रही है। ठीक है, मैं इसको सिंपल आपके एग्जांपल के यहाँ लिखते इजी। इजी टू अंडरस्टैंड ग्रामर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? और विजिबिलिटी के अंदर आप अपने पेज को एफिशिएंट बनाने के लिए वीडियोस लगाते हो, बटन्स लगाते हो, इमोजीज ऐड करते हो, कंटेंट को बेहतर करते हो। वो आप विजिबिलिटी, जिसको आप आई कैचिंग कह सकते हो, कि उनको आप इस तरह बनाते हो कि वो आपके यूजर के लिए आई कैचिंग हो। क्लियर है? कंटेंट के अंदर ना हमारे पास कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, या आप उसको कह सकते हो बेसिक ऑन पेज एसईओ के अंदर, कि आप अपने कंटेंट के ऊपर आपको ये बेसिक गूगल की टर्म्स है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती। अगर आप इनको मीट करते हो तभी आपका कंटेंट इंडेक्स होता है किसी भी सर्च इंजन के अंदर। अब आपने अपना कंटेंट किस सर्च इंजन में करना है? गूगल में ना। तो आपको गूगल की जो टर्म एंड पॉलिसीज है उनको फॉलो करना पड़ेगा। गूगल क्या कहता है? गूगल ये कहता है कि आपका जो, आपकी जो वेबसाइट के अंदर कंटेंट है उसका जो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो एक ये पैराग्राफ है, इसका ये सेंटेंस है, ये हमारे पास 250 करेक्टर्स का होना चाहिए। 250 करेक्टर्स का होना चाहिए। गूगल में कहता है कि एक जो पैराग्राफ है वो 250 वर्ड्स का होना चाहिए। समझा रही है? इसको लिख लें आप साथ साथ। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, गूगल में क्या कहता है कि हमारे पास जो आपके पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, जो आपकी वेबसाइट में आपके कंटेंट के अंदर आपका पैरा होगा वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 250 वर्ड्स का। वर्ड समझते हैं ना क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, 250 वर्ड लिख देते हैं। एक मिनट चल रहा है। ठीक है? आपके पास जो आपका सेंटेंस है वो कितने का होना चाहिए? 150
करेक्टर्स का। आपके पास जो आपका टाइटल्स होंगे वो भी 150 करेक्टर के होने चाहिए। आपके पास जो आपकी सब हेडिंग्स होंगी वो कितने की होनी चाहिए, 35 to 50 करेक्टर्स की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि अगर मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, मेरे पास एक, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंटेंट लिख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का पेज बना रहा हूँ, उसका पहला पैराग्राफ है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। तो मेरे पास पैराग्राफ के वर्ड्स 250 होने चाहिए, उसमें 250 के अंदर जो सेंटेंस बन रहे हैं, पहला सेंटेंस है बड़ी डिजिटल मार्केटिंग फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस के अंदर करेक्टर्स होने चाहिए मैक्सिमम 150, ये मैक्स है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। 140 to 150 कर लें कि 140 से 50 के दरमियान होने चाहिए, फिक्स नहीं है कि 150 पूरे होने चाहिए। टाइटल के 20, इसको आप कर लें 75 to 150 करेक्टर्स। ये 150 मैक्स है। 75 से 150 करेक्टर्स के दरमियान आपका टाइटल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गूगल के अकॉर्डिंगली आप अपने कंटेंट को अगर अप्लाई करते हो तो आपका कंटेंट गूगल के अकॉर्डिंगली बेहतर हो रहा है। तो जब गूगल के क्रॉलर या जिनको बोट्स कहा जाता है वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट गूगल की टर्म एंड कंडीशन और उनको पॉलिसी को फॉलो करते हुए है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करके उसको अपने पास रख लेता है और यूजर के सर्च के अकॉर्डिंगली फिर उसको दिखाता है। समझ आ रही है? इसके बाद हमारे पास कंटेंट के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि अपने जो हेडिंग्स होते हैं उनको टैग्स लगाते हैं। H1 से H6 तक की टैगिंग हमारे पास यूज होती है। H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक के टैग हमारे पास यूज होते हैं। समझ रहे हैं टैग्स क्या होता है? आपने, आपका जो मेन टाइटल होता है उसको H1 का टैग दिया जाता है। मेन टाइटल की आगे जो हेडिंग होती है उसको H2 का टैग दिया जाता है। मेन टाइटल की जो हेडिंग की आगे सब हेडिंग होती है वो H3 होती है। उस सब हेडिंग की जो सब हेडिंग होती है वो H4 होती है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्वेश्चन दे दिया मैंने ये। इसको मैं टैग दे दूंगा कि ये मेरा है जी H1, मेन मेरा टाइटल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल हम एक पेज बना रहे हैं, लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, उसका मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैं क्या टैग दूंगा, H1। ठीक है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है, ये डिजिटल मार्केटिंग ये सब हेडिंग नहीं है, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपकी सब हेडिंग्स आएंगी वो आपकी सारी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर मैं हेडिंग लिखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की जो टाइप्स हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, गूगल एड्स है, एसईओ है, वर्डप्रेस है। ठीक है, तो ये सारी आपकी कौन सी होंगी, H2। समझ आ रही है? अब मैं सोशल मीडिया को मजीद एलाबोरेट करता हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर मेरे पास जो सब हेडिंग्स आ रही हैं वो आएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फेसबुक, मैं लिखता हूँ इंस्टा, मैं लिखता हूँ, या हम ऐसे करते हैं कि हम इसके अंदर करते हैं, इस तरह नहीं, इसको मैं करता हूँ डिलीट, मैं यहाँ पे खाली सिंपल लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेटा मार्केटिंग। ठीक है, मेटा, इसको मैं क्या टैग दूंगा, ये मेरे पास क्या होगा, H3 हो जाए। ठीक है, H3। मेटा मार्केटिंग के अंदर मैं लिखता हूँ जी सोशल सॉरी, फेसबुक, FB, इंस्टा, टिकटॉक,
तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे सारे, H4 हो जाएंगे। समझ आ रही है? टाइटल जो आपका होगा वो टाइटल आपका होगा H1। टाइटल की जब तक सब हेडिंग नहीं होगी वो सारे H1 ही रहते हैं। जब आपके टाइटल की हेडिंग आ जाएगी तो वो आपके पास H2 हो जाएगी, आपके सब हेडिंग की सब हेडिंग्स होंगी वो H3 होंगी, और उस सब हेडिंग की फर्दर सब हेडिंग आएगी वो H4 होंगी। अब फेसबुक के अंदर कोई और आपकी हेडिंग्स है तो वो H5 होंगी, और उसकी आगे जो कोई सब हेडिंग है तो वो H6 होगी। मैक्सिमम H6 तक के टैग आपके एक पेज के अंदर यूज होते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं होते। क्लियर है? समझ आ गई कि नहीं? सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोबारा आपको वर्बली बताया दूं कि फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक, या मार्केटिंग, मार्केटिंग आपके पास एक स्किल है, तो मार्केटिंग आपके पास क्या हो गया, H1। मार्केटिंग की आगे हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, कौन कौन सी, डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, H2। डिजिटल मार्केटिंग के आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड, एसईओ, सारे क्या हो जाएंगे, H3। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, इंस्टा, ये क्या हो जाएगा, H4। तो ये सारे आपके इस तरह डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारे टैग्स अभी तो ये तो कस्टम के लिए आपको लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब आप अपने यहाँ पे इस पे पेज बनाते हो तो वहां पे पेज के अंदर आप राइट साइड पे देखोगे, वहां पे टैग ऑटोमेटिकली उन्होंने लगाए होते हैं। वर्डप्रेस के अंदर ऑटोमेटिकली टैग लगते रहते हैं जब आप हेडिंग या सब हेडिंग उसके अंदर यूज करते हो। और हमारे पास एसईओ परफॉर्म करने के लिए बहुत आसान है ऑन पेज के लिए, कि वर्डप्रेस हमें एक एक्सटेंशन देता है, प्लग इन देता है योस्ट का, योस्ट एसईओ, जो कि आपको, आप जब उसको इंस्टॉल करते हो तो वो आपके पेज के नीचे दिखता है, और वहां पे वो बता रहा होता है कि आपका जो पेज है उसके टाइटल के अंदर टैग नहीं है, आपका कंटेंट यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, वीडियो लिंक नहीं ठीक है, टाइटल के अंदर ये वर्ड नहीं है, वो सारी डिटेल आप फिल करते जाते हो तो आपकी एसईओ होती जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको दिखा रहा होगा रेड में ये एरर है, वो एरर ठीक करो, वो ऑटोमेटिकली आपकी एसईओ हो जाएगी। समझ आ रही है? अब हमारे पास इसके बाद कंटेंट की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास आती है कीवर्ड एक्विजिशन। सेकंड पार्ट जो हमारा इसका होता है वो क्या होता है, कीवर्ड, कीवर्ड एक्विजिशन। अब कीवर्ड एक्विजिशन क्या होता है? हम्म हमने अपने कीवर्ड्स को इनके अंदर प्लग करना होता है, अपने कंटेंट के अंदर, अपने कीवर्ड को इनके अंदर प्लग करना होता है, अपने कंटेंट के अंदर अपने कीवर्ड्स को प्लग करना होता है। अब कीवर्ड एक्विजिशन के अंदर हमारे पास आपके जो प्राइमरी की, आपके कीवर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं, आपके कीवर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ आपके, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। आपकी कीवर्ड्स की मैंने कौन सी दो टाइप्स बताई हैं? एक आपके पास आपका कीवर्ड होता है प्राइमरी कीवर्ड, एक आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड। दो तरह के कीवर्ड्स की टाइप्स आपके पास यूज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसके बाद जितनी कीवर्ड्स की फंक्शन कह लें, कीवर्ड्स की टाइप्स कह लें जो बनती है, वो इन दोनों के अंदर ही फॉल करती है। अब हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स की यहाँ पे टाइप्स हैं। एक अब आपके पास आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड कहा जाता है उसको, एक आपके पास आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड कहा जाता है इसको। ठीक है? शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। फिर आपके पास आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, ब्रॉड मैच कीवर्ड। ठीक है? शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड। ठीक है? फिर आपके पास आता है LSI कीवर्ड, LSI कीवर्ड्स। ये बताता हूँ आपको एल एस कीवर्ड्स क्या होते हैं, और LS का मतलब होता है लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स। क्या होता है लेटेंट, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स कीवर्ड। अच्छा, इसको हम लिखते हैं लास्ट में, लॉन्ग टेल, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच। इसको एक और आती है इसके अंदर, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड।
शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ब्रॉड मैप, फ्रेज मैप, कीवर्ड एक्सेल, और ये आपके पास इसको हम एलआईसी के ऊपर कर देते हैं। इसके बाद दो टाइप्स और यूज होती हैं एसईओ के अंदर। एक होता है आपके पास क्वेश्चनियर कीवर्ड, और एक आपके पास यूज होता है नेविगेशनल कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड्स की टाइप्स आपके एसईओ में यूज होती है। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, एलएसआई, लेटेंट सिमेट्रिक्स इंडेक्स, और क्वेश्चनियर कीवर्ड्स और नेविगेशनल कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड्स को आप अपने कंटेंट में यूज करते हो। अब आप जब जब आप अपना कंटेंट बनाते हो, एक पेज के ऊपर मैं एक लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, उसका मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो आपका प्राइमरी कीवर्ड, ये एसईओ का, मैं गूगल के अकॉर्डिंगली, गूगल जो चीज आपसे चाहता है वो बता रहा हूँ कि आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके पेज के मेन टाइटल में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। समझ आ रही? जैसे कि आप वेबसाइट का पेज खोलो, तो पहली जो लाइन है ये आपका मेन टाइटल होता है, तो इसमें जो कीवर्ड है वो ये है। आपका कीवर्ड भी पहले पेज का जो टाइटल है उसमें होना चाहिए। और प्राइमरी कीवर्ड आपका एक दफा आपकी मेन बॉडी में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। समझ आ रही? एक दफा आपके टाइटल में तो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा।